नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे पद के बारे में जानेंगे, ऐसे पद के विषय में पढ़ेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और वह पद है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति के बारे में हम सभी को जानना जरूरी है और हम सभी को जानना चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी को जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होते हैं और भारत की एकता अखंडता का प्रतीक होते हैं। तो इसलिए हम सभी को जानना चाहिए। और तो वीडियो में बने रहिए और जानिए कि राष्ट्रपति का हमारे संविधान के भाग कितने में उल्लेखित है और किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है और किस किस प्रकार के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पावर है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में जो है भारत के कार्यपालिका का उल्लेख है। इसी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का भी उल्लेख है और यह संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है भारत का राष्ट्रपति। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कार्यपालिका जो आता है वह अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में जो है वह कार्यपालिका का उल्लेख है। और कार्यपालिका किस प्रकार से किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यह कार्यपालिका जो भारत का है वह 5 प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बनता है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, 52 से 78 के बीच में कार्यपालिका है। और कार्यपालिका किन चीज़ों से मिलकर के बनता है तो वह है, पहला जो है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, दूसरा जो है उपराष्ट्रपति, तीसरा जो है वह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, चौथा जो है वह है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, और पांचवा जो है वह क्या है, वह है महान्यवादी। महान्यवादी, इन चीजों से मिलकर के भारत का कार्यपालिका बनता है। और यह संविधान के भाग 5 में उल्लेख है और अनुच्छेद कितने में, 52 से लेकर के 78 के बीच में क्या है, भारत का कार्यपालिका। इसी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, पहला जो है राष्ट्रपति आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिमंडल आता है और पांचवा जो है वह है महान्यवादी। इन 5 चीजों से मिलकर के क्या बनता है, कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका वह संविधान के भाग 5 में उल्लेख है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में कार्यपालिका का उल्लेख है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, हम आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के विषय में कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति को किन किन प्रकार की सुविधाएं का दिया जाता है और किन किन तरह का इनका शक्तियां हैं, पावर है। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति जो है हम नागरिक है, क्या बोलेंगे इसको, देश की प्रथम नागरिक। पहला जो पॉइंट है, देश की प्रथम नागरिक जो होगा वह कौन होगा, राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। दूसरा जो पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है वह है कि राष्ट्र की एकता अखंडता, इन चीजों की क्या है, यह प्रतीक है। कौन, राष्ट्रपति। तो हम सभी को जानना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह किस प्रकार से होता है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो पहला जो है वह है इसके निर्वाचन जो होता है, पहले हम समझते हैं कि निर्वाचन किस प्रकार का होता है। निर्वाचन जो राष्ट्रपति का है वह है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि एक निर्वाचक जो होता है, निर्वाचन मंडल जो होता है उनके द्वारा चुना जाता है, उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो निर्वाचन मंडल जो होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीन के सदस्य में कौन कौन आते हैं वो हम देखेंगे। तो वह है राज्यों, सभी राज्यों के विधानसभा के जो विधायक होते हैं, निर्वाचित हुए विधायक, वह भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और संसद जो होता है, तो हम लिखते हैं पहला जो है वह सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा जो है वह है संसद के निर्वाचित सदस्य। तीसरा जो है वह है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये लोग भाग लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, जो है जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे राज्य के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होता है और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होता है। इसी प्रकार राज्य में जो राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन को। तो वो है एंग्लो इंडियन का जो सदस्य है जो मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वह क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। और संसद के जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनमें से 2 है, जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह भाग नहीं लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य होंगे वह भाग नहीं लेंगे। तो इन 3 चीजों से मिलकर के क्या बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है वह निर्वाचन मंडल जो बनता है वह इन 3 चीजों से मिलकर के बनता है। इसके बाद संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच समानता को ध्यान में रखते हुए कि समान व्यवहार करते हुए इन सभी को समान अधिकार दिया गया है, जिसके तहत है कि जो भी राज्य के विधायक जो होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, उन सभी को मतों की संख्या को ज्ञात किया गया है समानता प्राप्त करने के लिए। तो इनकी मतों की संख्या किस प्रकार से होगा, इनकी क्या होगा, इस तरह से चीजों को देखेंगे कि इस तरह से समानता किस प्रकार से रखा गया है, इन चीजों को हम देखेंगे। संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के बीच और संघ के बीच समानता बनाए रखा जाए। इसके लिए निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा इनके बीच संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान में उल्लेख है कि इस तरह के राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की संख्या निर्धारित किया जाएगा कि विधायक का मत की संख्या कितना होगा, एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा और एक संसद सदस्य के मत के मूल्य क्या होगा।
इसकी व्यवस्था भी संविधान में किया हुआ है। तो पहला जो है वह है कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है और क्या होगा। तो एक विधायक का मत मूल्य होगा सभी राज्यों सॉरी राज्य के कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित कुल विधायक की संख्या, यानी कि उस राज्य के निर्वाचित जनता द्वारा जो निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, वो व्यक्ति जो होंगे टोटल जो चुने जाएंगे उस राज्य में, तो निर्वाचित कुल सदस्य उस राज्य की सदस्य मतलब है कितने विधायक जो निर्वाचित हुए हैं राज्य में, और कुल जनसंख्या कितने हैं। कुल जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाएगा, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें से 1000 से भाग किया जाएगा, और जो फिर बाद में जो आएगा वह एक विधायक का मत मूल्य होगा। तो मतों का मूल्य एक विधायक का कैसे निकालेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देंगे कुल विधानमंडल के जो जितने भी विधायक होंगे, चुने हुए निर्वाचित हुए जितने भी विधायक होंगे, विधायकों की संख्या से भाग करेंगे, उस राज्य की जनसंख्या टोटल जनसंख्या होगा उसमें भाग करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसमें से 1000 से फिर भाग करेंगे, जो प्राप्त होगा वह होगा एक विधायक का मत मूल्य। इसके बाद विधायक का मत मूल्य तो हो गया, उसके बाद हम संसद सदस्य के मत मूल्य, दूसरा जो है संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। एक संसद सदस्य, यहाँ पे एक है, एक संसद सदस्य का, एक संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पे है बराबर क्या है कि टोटल यानी कुल सभी राज्यों के कुल निर्वाचित विधायक कुल निर्वाचित विधायक बटा जितना संख्या होगा विधायक का मत मूल्य बटा संसद का कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी कि जितने भी सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनके मत मूल्यों को जोड़ करके उसमें से भाग देंगे संसद का कुल जितने निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के क्या बनता है संसद, और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य को हम जोड़ करके फिर क्या करेंगे भाग दे देंगे, कुल संख्या से भाग देंगे, जितने भी सभी राज्यों के विधायक का मत मूल्य निकल कर आएगा उसमें भाग देंगे, संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग देकर के प्राप्त करते हैं एक संसद सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। पहला जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ये जो हम निकालते हैं अनुपात निकालते हैं, जो विधायक का मत मूल्य निकालते हैं और एक संसद सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं, वही है अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और दूसरा जो है वह है
संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा, और इन सभी के माध्यम से जो सभी सदस्यों को एक एक मत पत्र दिया जाता है और गुप्त के माध्यम से गुप्त मतदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और भाग लेते हैं। जो इनको मतों का मूल्य जो निकाले हैं हमने पहले, उस तरह से इनको एक एक मत पत्र दिया जाता है सभी सदस्यों को, और गुप्त तरीका से इन्होंने ये लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। और एकल है कि और राष्ट्रपति का चुनाव में एक और बात ध्यान देने की बात है, वह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जो सभी सदस्यों द्वारा मतदान करने के बाद इनका जो परिणाम होगा वह कैसे निकलेगा। तो जिस समय मतदान करते हैं उस समय इनकी जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वह यह ध्यान देते हैं और इस बात को ध्यान देते हैं और सभी को वरीयता देते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 5 उम्मीदवार हैं, तो पांचों उम्मीदवार को वरीयता देते हैं, यानी कि 5 है, एक मान लीजिए एक उम्मीदवार है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने हो, तो उस तरह से एक उम्मीदवार जो है, एक सदस्य जो है संसद का जो निर्वाचन मंडल का जो सदस्य है, जैसे एक विधायक है वह क्या करेगा, पहले वरीयता देगा प्रथम जो है इसको वरीयता देगा प्रथम, और किसी को दे दिया द्वितीय, किसी को तृतीय, किसी को चतुर्थ, यानी कि जितने भी उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन सभी को उसी अनुसार वरीयता देना होता है, सभी को वरीयता देना होता है। और सभी निर्वाचन मंडल के जितने भी सदस्य हैं इसी प्रकार से वोट करते हैं और वरीयता चुनते हैं कि प्रथम मेरा पसंद ये है, दूसरा पसंद ये उम्मीदवार है, तीसरा पसंद ये उम्मीदवार है। इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं और यह गुप्त मतदान के माध्यम से करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो अहर्ताएं होंगी वह क्या होगा। राष्ट्रपति का जो अहर्ताएं होंगी वह क्या होगा। राष्ट्रपति की अहर्ताएं क्या होगा। राष्ट्रपति की अहर्ताएं, इसकी अहर्ताएं क्या होगा। तो पहला जो है वह क्या है, पहला जो है भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है वह है 35 वर्ष आयु पूर्ण किया हो। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा जो क्या है वह अहर्ता देखते हैं। तीसरा जो है वह है तीसरा जो है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अहर्ता रखता हो। और चौथा जो है वह है किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी सेवा में नहीं हो। और किसी लाभ के पद के अंतर्गत अगर पहले से राष्ट्रपति है, पहले से उपराष्ट्रपति है, या फिर किसी विधानमंडल में कोई सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है, तो उसको हम लाभ के पद में इन्होंने नहीं माना है और यह लाभ का पद नहीं है। यानी कि जो सरकारी सेवा में जो हो, यानी कि सरकारी नौकरी में हो, तो वह लाभ का पद है। इनको लाभ का पद उस समय अगर ये उम्मीदवारी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, तो इनको इन पदों से क्या हो, रिजाइन होना हो, तब जाकर के ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और यह जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इनको क्या क्या सुविधा होता है, क्या किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। इनकी अहर्ताएं तो हमने देख लिया, अब इनकी क्या शर्त है इस चीज़ को हम देखेंगे। राष्ट्रपति की शर्त, यानी राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाते हैं
तो इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो यह है, अगर किसी लोकसभा हो या फिर विधानमंडल का सदस्य अगर पूर्व में हो तो उनको त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद इनको त्यागपत्र दे देते हैं और यह स्वतः त्यागपत्र हो ले लेते हैं। इसके बाद जो है सुविधाएं इनकी मिलती है वह है, राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, वह होता है वेतन पहला जो होता है वो 1.5 लाख का वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को 1.5 लाख वेतन मिलता है प्रति माह। और राष्ट्रपति को वेतन के बाद इनको पेंशन दिया जाता है और राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, यानी कि मुफ्त में सरकारी आवास जो राष्ट्रपति भवन है वो दिया जाता है, कार दिया जाता है और सरकारी कार्यालयीन खर्च दिया जाता है और 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। और इनका पेंशन जो होता है, इनकी मासिक वेतन जो होता है, मासिक वेतन के आधा जो पेंशन मिलता है इन लोगों को, यानी कि 1.5 लाख है तो इनको 75,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। इनकी जब 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति के पद से जब निर्वाचित हो जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति पद के बाद ये हट जाते हैं, तो इनको पेंशन दिया जाता है, जीवन पर्यंत तक दिया जाता है। और वह पेंशन होता है जो राष्ट्रपति के पद के समय जो राष्ट्रपति का वेतन होता है 1.5 लाख, उसकी आधा पेंशन दिया जाता है। और जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है और तो इनके सदस्यों को पेंशन दिया जाता है। और वह पेंशन क्या होता है, राष्ट्रपति का जो पेंशन होता है, वर्तमान राष्ट्रपति का जो पेंशन होता है, जीवित राष्ट्रपति का जो पेंशन होता है, उनकी आधा दिया जाता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पेंशन जो दिया जाता है 75,000 रुपये पेंशन है तो उसको दिया जाएगा लगभग 35,000 रुपया पेंशन उसके सदस्यों को दिया जाएगा और सरकारी आवास दिया जाएगा, कार दिया जाएगा और अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति जो अगर एक बार बन गए तो इनको इस तरह से सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर है। इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। थैंक यू।